इस व्यक्ति का नाम सुशील शर्मा है और इस व्यक्ति ने 1995 में एक ऐसा क्राइम किया था जिसे सुनने के बाद लोगों का दिल दहल गया था और लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि एक पति अपने पत्नी के साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। इस व्यक्ति ने किया ये था कि अपनी वाइफ का कत्ल करने के बाद उसकी लाश को एक रोटी और सालन बनाने वाले तंदूर में डाल दिया था और जब ये लाश पुलिस को मिली तो इतनी बुरी हालत में थी कि इसके अंदर का सारा हिस्सा बाहर आ रहा था और पुलिस को इस लाश को देखने के बाद पहचानना मुश्किल हो गया था कि ये लाश एक मर्द की लाश है या एक लेडी की। इस केस की डेप्थ समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने 2 बार इस व्यक्ति को फांसी की सजा दी है, एक बार 2003 और एक बार 2007 में। पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यक्ति की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया, कुछ बातें कहते हुए। वो बातें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और 2015 में ये व्यक्ति रिहा हो गया और बाहर आने के बाद इस व्यक्ति ने क्या कहा वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको इसी तरीके की रियल क्राइम से जुड़ी ट्रू स्टोरी सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक इसी तरीके की रियल क्राइम से जुड़ी स्टोरीज लाता रहता हूँ। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ तंदूर मर्डर केस। नैना साहनी उम्र 29 साल और पढ़ने लिखने में एक काफ़ी होशियार स्टूडेंट थी। इन्होंने दिल्ली कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद इन्होंने तय किया कि ये पायलट की पढ़ाई पढ़ेंगी। पर उसी बीच उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, यूथ कांग्रेस गर्ल्स विंग की जनरल सेक्रेटरी बन गई और उसी वजह से उनकी एक शख्स से मुलाकात हुई जिसका नाम था सुशील शर्मा। सुशील शर्मा और नैना साहनी धीरे धीरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए और वो दोनों एक दूसरे को लाइक भी करने लगे। तो सुशील शर्मा और नैना साहनी ने फैसला किया कि वो दोनों शादी करेंगे। पर सुशील शर्मा का ऐसा कहना था कि वो ज़्यादा लोगों को बताएंगे नहीं, उनकी शादी प्राइवेट रहेगी। इन दोनों ने 1993 में शादी कर ली और शादी करने के बाद इन दोनों के बीच में कुछ चीज़ें सही नहीं चलने लगी, जैसे कि सुशील शर्मा नैना साहनी को लेकर के कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गए थे और उनसे कहा करते थे कि तुम घर ही में रहा करो और इसी वजह से नैना साहनी का ज़्यादातर समय घर ही में गुजरता था, जिसे लेकर के वो थोड़ा स्ट्रेस रहने लगी। इसी वजह से नैना साहनी ने ये फैसला किया कि वो ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी और वहाँ जाने के बाद अपना एक एक्सपोर्ट का बिजनेस खोलेगी और इसी वजह से वो अपने एक कॉलेज के दोस्त जिसका नाम मतलूब करीम था उससे मिली और वो भी उस समय तक कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर चुका था। वो उस सिलसिले में उससे कुछ बातें करने लगी और जब सुशील शर्मा को ये सारी बातें पता चली कि नैना साहनी एक व्यक्ति से घंटों घंटों बातें कर रही है तो उसको नैना साहनी पे शक होने लगा। और फिर आता है 2 जुलाई 1995 का डेट और उस दिन भी नैना साहनी मतलूब करीम से बातें कर रही थी और उसी वक्त सुशील शर्मा आ जाता है और उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है। तो सुशील शर्मा को देख करके नैना साहनी फोन रखती है और किसी काम से किचन में चली जाती है। सुशील शर्मा उस फोन के पास जाता है और उसी नंबर पे जिससे नैना साहनी बात कर रही थी रीडायल कॉल लगाता है और कॉल मतलूब करीम उठाता है और वो उधर से हेलो हेलो बोल ही रहा होता है कि ये फ़ोन रख देता है और जा करके अपनी गन निकालता है और गन निकालने के बाद नैना साहनी पे लगातार 3 गोली चलाता है, जिसमें से एक गोली नैना साहनी के गर्दन पे लगती है, एक सर पे और एक गोली मिस हो जाती है और नैना साहनी की वहीं पे डेथ हो जाती है। सुशील शर्मा जब ये देखता है कि नैना साहनी की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है तो उसके बॉडी को वो बेड शीट और भी बहुत सारी चीज़ों से अच्छे तरीके से लपेटता है और उसको अपने गाड़ी के पीछे वाली डिक्की में डालता है और वो सोचता है कि वो उसको ले आके यमुना नदी में फेंक देगा। पर जब वो वहाँ जाता है तो देखता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो वो इसी वजह से उस प्लान को बंद कर देता है, क्योंकि अगर उसको किसी ने फेंकते हुए देख लिया तो वो पकड़ा जा सकता है। सुशील शर्मा इस प्लान को कैंसिल करने के बाद एक रेस्टोरेंट में पहुंचा जिसका नाम था बग्या रेस्टोरेंट और उस रेस्टोरेंट को ओन करते थे सुशील और उसका एक दोस्त केशव कुमार। और जब वो वहां पहुंचा तो उसने रेस्टोरेंट को खाली करवाया और अपने दोस्त से सारी बातें कही कि मैंने ऐसे ऐसे अपने पत्नी का कत्ल कर दिया है। तो ये सुनने के बाद केशव बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, पर वो फैसला करता है कि सुशील की वो मदद करेगा। उसके बाद सुशील और केशव जाते हैं और गाड़ी के अंदर से बॉडी लेकर के आते हैं और उस बॉडी को लाने के बाद उस तंदूर के अंदर डाल देते हैं और जब तंदूर में डाल देते हैं तो देखते हैं कि बॉडी बहुत ही धीरे धीरे जल रही है। तो उसको तेज़ी से जलाने के लिए अपने पोस्टर्स, बैनर्स और तो और घी भी डाल देते हैं कि उससे लौ तेज होगी और बॉडी जल्द से जल्द जलेगी।
और जब वो लोग वो सारी चीज़ें उसके अंदर डालते हैं तो फ्लेम इतनी तेज़ हो जाती है कि रेस्टोरेंट की बाउंड्री को भी पार कर देती है। और अभी जो आप अपने स्क्रीन पे ये फ़ोटो देख रहे हो तंदूर की, ये वही तंदूर है जिसके अंदर नैना सहानी की बॉडी को जलाया गया था। और ये जो आस-पास में दाग धब्बे हैं, ये उसी आग के हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, अगर फ्लेम इतनी तेज़ होगी तो किसी न किसी की नज़र तो पड़ेगी ही। उनमें ही से 2 लोग की नज़र पड़ती है जो कांस्टेबल होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है अब्दुल कुंज और एक का नाम होता है चंडेल पाल। तो जब वो लोग देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट से इतनी तेज आग की लपटें आ रही है तो उनको लगता है कि रेस्टोरेंट में आग लग गई है। तो वो लोग उसको देखने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी सुशील शर्मा आता है और कहता है कि हम लोग कुछ बैनर्स एंड पोस्टर जला रहे हैं कि आप लोग जाइए, हम देख लेंगे। तो कांस्टेबल ये समझा करके कि जल्द से जल्द इसको बंद करो, नहीं तो आसपास भी आग की लपटें फैल सकती है और दूसरे घर को भी हानि पहुंचा सकती है। ये कह के वहां से चले जाते हैं और सुशील शर्मा जा करके और जल्द से जल्द उसको जलाने की कोशिश करता है कि कहीं दोबारा नहीं आ जाए। सो कांस्टेबल अब्दुल कुंज और चंडेल पार जब दोबारा वहां से राउंड लगाते हैं तो वो देखते हैं कि आग की लपटें कम होने के बजाय और बढ़ी जा रही है। तो वो लोग इस बार उसको अंदर जाते हैं और जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक तंदूर के पास 2 लोग खड़े हुए हैं और उसके अंदर बैनर्स, पोस्टर, मक्खन ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं। तो जब वो देखने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी सुशील देख लेते हैं और आते हैं और कहते हैं कि आप लोग फिर आ गए, कि आप लोग जाइए, हम देख लेंगे। सो कांस्टेबल अब्दुल कुंज कहते हैं कि आखिर तुम जला क्या रहे हो जो अभी तक जला नहीं? इसकी लौ खत्म होने के बजाय और बढ़ती जा रही है, कि हटो, मुझे देखने दो। सो जब वो कांस्टेबल अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो उनको इंसानी हाथ सा दिखाई देता है। तो वो देख के ये समझ जाते हैं कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है और वो लोग वहां से चले जाते हैं और पुलिस को हाल के हाल कॉल करते हैं। सो जब पुलिस आती है तो वो देखती है कि तंदूर के पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो लगातार उस तंदूर के अंदर कुछ न कुछ सामान डाले जा रहा है और उस तंदूर की लौ को बढ़ा रहा है। सो पुलिस जाती है और उस व्यक्ति को हिरासत में लेती है और उस तंदूर के अंदर जब झांक के देखती है तो वो देखती है कि उस तंदूर के अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है जो पूरी तरीके से गल गई है और इसे देख करके ये पता नहीं चल रहा है कि वो एक लेडी है या एक मैन। और ये सारी चीज़ें सुशील सिंह दूरी से देख लेता है और वो वहीं से फरार हो जाता है। सो जब पुलिस उसके दोस्त से पकड़ के पूछताछ करती है तो वो सारी चीज़ें बता देता है। सो बॉडी को बाहर निकाला गया और बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके माता पिता को जब बुलाया गया तो बॉडी इतनी बुरी तरीक़ा से जल गई थी कि उनके माता पिता पहचान नहीं पा रहे थे कि ये उनकी बेटी है कि नहीं। तो फिर एंड में मतलूब करीम ने उसको उनके अंगूठी से पहचाना जो हमेशा वो पहना करती थी और ये बात कंफर्म करने के लिए उस बॉडी का डीएनए टेस्ट भी हुआ जिसमें पता चला कि वो बॉडी नैना सहाय की है। और तो और इस बॉडी का 2 बार ऑटोप्सी भी किया गया क्योंकि पहले रिपोर्ट में बताया गया कि नैना सहाय की मौत जलने की वजह से हुई है, जबकि दूसरे रिपोर्ट में बताया गया कि नैना सहाय की मौत गोली लगने की वजह से हुई है। तो पुलिस ने ये दोनों मैच को मिलाया क्योंकि सुशील शर्मा के रूम से भी गोली चलने के कुछ निशान मिले थे और इन दोनों को मतलाया गया तो फाइनल किया गया कि दूसरा रिपोर्ट सही है जबकि पहला रिपोर्ट गलत था। तो दूसरा रिपोर्ट सही निकला कि नैना सहाय की मौत गोली लगने की वजह से हुई है। और इधर 10 जुलाई को सुशील शर्मा ने खुद को सरेंडर कर दिया ये कहते हुए कि नैना सहाय के साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं है क्योंकि मैं यहाँ बेंगलोर में आया हुआ हूँ एक काम से और यात्रा पे निकला हुआ हूँ। और पुलिस ने भी जब उसका हुलिया देखा तो उसने देखा कि उसने अपने मूंछ और सर के बाल सभी मुंडवा लिए, एकदम से वो पहचान में ही नहीं आ रहा और पुलिस के पास भी कुछ खास एविडेंस थे नहीं कि उसको अपने कब्जे में कर पाए। तो पुलिस ने धीरे धीरे एविडेंस जमा करना स्टार्ट किया और फिर जाकर के पुलिस को कुछ एविडेंस मिले सुशील शर्मा के खिलाफ और सुशील शर्मा को अरेस्ट कर लिया गया और 2003 में लोअर कोर्ट के द्वारा सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई गई ये कहते हुए कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और इसमें फांसी ही बनती है। और 2007 में हाई कोर्ट का भी यही कहना था, पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सुशील शर्मा की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया ये कहते हुए कि जो कुछ भी हुआ वो एक फैमिली मैटर था एंड जेलसी और जल्दीबाजी में हुआ और ये किसी भी तरीके के प्लान का हिस्सा नहीं था। इसी वजह से ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं हुआ, इसी वजह से फांसी की सजा को हटा करके उम्र कैद की सजा दी गई। और 2015 में जब सुशील शर्मा ने अपनी सजा पूरी कर ली तो उनको रिहा कर दिया गया और कई न्यूज़ चैनल्स में उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्हीं में से एक छोटा सा क्लिप मैं इस वीडियो के एंड में चला दूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट होगा सुशील शर्मा की वीडियो देखने में तो एंड में देख लीजिएगा। तो ठीक है, आज की ये वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर इसी तरीके की क्राइम से जुड़ी ट्रू स्टोरी सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं हर हफ्ते एक इसी तरीके की रियल क्राइम से जुड़ी ट्रू स्टोरी लाता रहता हूँ। सो सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर।
जेल में जो मैंने देखा है कि 2 टाइप के क्रिमिनल्स हैं। एक हार्डकोर क्रिमिनल हैं, वो 10% है और 90% लोग नॉन क्रिमिनल्स हैं। नॉन क्रिमिनल वो हैं जो सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल नहीं कर पाए और उनसे क्राइम हो गया। और वो 90% जो क्राइम है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। मेरे टाइम में काउंसलिंग का सिस्टम नहीं था और हमने जेल में हमारे एक डीजी थे सुधीर यादव जी, उनसे कह के काउंसलिंग सिस्टम अब जेल में शुरू करवाया। सच बात है, ये लगने के इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सच बात है। और वो पॉजिटिवनेस जो थी वो आदमी को नुकसान करती है। और जेल में रह के जेल से बाहर थे, हम कमांड की पोजीशन में रहते थे। जेल में रह के एक चीज़ और सीखी कि कमांड सहना कैसे होता है। और जेल में 24 साल कमांड सह के गुजारे हैं और जेल में एक एक मिनट बहुत डिफिकल्ट होता है। जेल कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है, लेकिन जेल आज मैं कह सकता हूँ जेल अच्छा नागरिक बना के भेजती है। जेल में 24 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि 90% लोग हालात को कंट्रोल नहीं कर, उनको मालूम नहीं हालात को कैसे कंट्रोल करना है।